हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। चलिए फटाफट आ जाइए और जुड़ जाइए ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसको जल्दी कुछ दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, टेस्ट का बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। टेस्ट का बताएंगे आपको आज, बिल्कुल। बिल्कुल टेस्ट सिलेबस आज बताएंगे, है ना। आप लोगों का टेस्ट सीरीज जो भी आप लोगों को जैसे बायोलॉजी में बताया गया था वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आज। बेफिक्र रहिए, ठीक है। उसकी बात करेंगे हम। हाँ, टेस्ट बता देंगे आप, बिल्कुल बेफिक्र रहो यार। जल्दी किस बात की, थोड़ा एक बार बच्चे आ जाओ उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आप क्या पहले टेस्ट का सिलेबस सुनना चाहते हैं या पहले पढ़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर टेस्ट का सिलेबस बताऊंगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट चले जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, पहले हम थोड़ा पढ़ लें? टेस्ट का सिलेबस बता दो, ठीक है। मेरा क्या है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी श्रद्धा। हमारा क्या है, समय आपका है, समय आपका है भैया। मेरा क्या है, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। चलिए, तो टेस्ट का सिलेबस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। पहले पढ़ा दें पहले। आज ही बताऊंगा, डोंट वरी। टेस्ट का सिलेबस मैं आज ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। उसको बताए बिना मैं नहीं जाऊंगा। ये मत सोचना कि सर टेस्ट का सिलेबस कहीं नहीं बताएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही बताऊंगा, ठीक। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, ताकि हमारा समय की बर्बादी ना हो, है ना। समय बहुत कीमती है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, समय बहुत कीमती है। चलो, कल हम ये पढ़ रहे थे अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ा था हमने, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था थेलियम+3 की तुलना में थेलियम+1 ज्यादा स्थायी बताया था। इसके स्थायित्व का क्रम बताया था ना। क्यों ज्यादा स्थायी है? क्योंकि थेलियम+1 जो है वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ज्यादा स्थायी है, बताया था। कल वाली क्लास में स्पीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। मैंने आपका कमेंट देख लिया है, कोई बात नहीं आ रहा है तो उसको सही करवाने की कोशिश करेंगे। अभी आप पूरा ध्यान यहां लगाओ, ठीक है, ठीक है। कल वाली क्लास में स्पीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल तो पढ़ाई कर ले, अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी फिलहाल तो मैं मोबाइल के अंदर नहीं जा सकता, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये पढ़ लिया था हमने। अच्छा, +1 को हम क्या बोलते हैं? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलते हैं? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। और +3 को हम क्या बोलते हैं? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। इसका मतलब अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण पी ब्लॉक के वर्गों में नीचे जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व निष्कर्ष लिखना आपको मेरे साथ।
आपको मेरे साथ निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। इसका मतलब निष्कर्ष निकलता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण पी ब्लॉक के वर्गों में नीचे जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे बताओ कि अगर मान लो आपको ये दे दिया जाए एल्यूमिनियम +3 और एल्यूमिनियम +1, इनमें से कौन ज्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी, इनमें स्थायित्व का क्रम क्या आएगा? चलो, एल्यूमिनियम के लिए +1 और +3, इसमें ज्यादा स्थायी कौन होगा? चलो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखना बेटा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था केवल नीचे जाने पर स्थायी होती है, ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था निम्न वाली स्थायी नहीं होती। अक्रिय युग्म प्रभाव नीचे जाने पर ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर, जैसे कि थेलियम में F के 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो F के 14 इलेक्ट्रॉन के कारण परिरक्षण बहुत कमजोर होता है, और परिरक्षण सिग्मा का मान कम होगा तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब कि वहां पर दो युग्म, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन जो S के होंगे वो अक्रिय हो जाएंगे। तो नीचे जाने पर होता है, ऊपर की तरफ तो भैया उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ही स्थायित्व ज्यादा होता है। बात समझ में आ गया? तो यहां तक ध्यान रखना कि भैया नीचे की तरफ अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है। इसका मतलब अगर ये बोल दिया जाए +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, अगर इसका क्रम पूछा जाए तो अब देखो इसका क्रम क्या आएगा, तो इसका क्रम आ जाएगा एल्यूमिनियम +1 सबसे कम, एल्यूमिनियम के बाद में क्या आ जाएगा, गैलियम +1 उससे ज्यादा, इंडियम उससे ज्यादा, और थेलियम में +1 सबसे ज्यादा होगी। और +3 का स्थायित्व पूछा जाए, अरे समझ में आ रहा है, +3 का स्थायित्व पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर गैलियम का, फिर थेलियम, हाँ इंडियम का, और फिर थेलियम का। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो नीचे जाने पर कम स्थायी होती है, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था नीचे जाने पर ज्यादा स्थायी होती है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अरे आगे बढ़ जाए, स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ। तुम बहुत धीरे चल रहे हो यार, तुम मुझे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तुम मुझे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। अगला पॉइंट लिखो, थेलियम +1 और थेलियम +3, ठीक है। इन दोनों में से थेलियम +3, अगला पॉइंट लिखना आपको, पहले लिखो फिर मैं समझाता हूं। इन दोनों में से थेलियम +3 में सहसंयोजी गुण ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा होते हैं। अब इसका कारण पता है आपको? किसी को पता है इसका कारण क्या है? सर आज मेरा बर्थडे है। अरे बहुत बढ़िया, अबू सईद को भैया सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दो। ये जन्मदिन तुम्हारे जिंदगी में बार बार है, डेली तुम बर्थडे मनाते रहो, है ना। तुम्हारे इर्द गिर्द चारों तरफ लोग ही लोग हों, तुम इसी तरह से जिंदगी में मस्त डेली का डेली हर दिन को बर्थडे की तरह मनाते रहें, ठीक है। चलो, लेकिन वो दिन तब आएगा ना जब हम डॉक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डॉक्टर। तो प्रत्येक दिन हमारा दिवाली हो, प्रत्येक दिन हमारा ईद हो, प्रत्येक दिन हमारा त्योहारों की तरह हो, वो वाला तभी हो सकता है जब हम क्या बन जाए? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे तो भैया यार मतलब अलग ठाट बाट होंगे ना यार, है। बाकी आज तो इसको हैप्पी बर्थडे कर दो भैया, अगली बार अगले साल इसको हैप्पी बर्थडे तभी करना जब इसका सिलेक्शन हो जाए। अगली बार मत करना इसको हैप्पी बर्थडे, ठीक है। बर्थडे भैया तभी मनाएंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, इसका कारण कोई बता दो यार, इसका कारण। हाँ, और भी किसी का बर्थडे है मुझे ऐसा लगता है, तो उसको भी हैप्पी बर्थडे। तो तेरा भी बर्थडे अगले साल नहीं मनाएंगे भैया, ठीक है, ध्यान रखना। तेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा तभी मनाएंगे। बताओ इसका कारण, बताओ क्या है? बताओ बताओ।
अरे इसका कारण बताओ यार। क्या यार तुम इसका कारण नहीं बता पा रहे हो, इसका कारण नहीं बता पा रहे हो, छोड़ो। रिक्त कक्षक लिख रहे हो, यहां कहां रिक्त कक्षक आएगा, भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए। इसका कारण है फजान का नियम, फजान के नियम से आता है ये। फजान के नियम में हमने पढ़ रखा है सहसंयोजी लक्षण समानुपाती होता है धनायन और ऋणायन के आवेश के, पढ़ा है ना ये। क्योंकि ध्रुवीय क्षमता ज्यादा होती है और ध्रुवीय या ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी कब, जब आवेश ज्यादा होगा, और आवेश ज्यादा होगा तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे। ये लिखो 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 ये। इसका मतलब यदि कोई आयनिक लक्षण पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब +1 का आयनिक लक्षण ज्यादा है, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो ताकि हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भैया आयनिक लक्षण के बारे में। अब हम आते हैं आगे की चर्चा में। चलो, अरे प्रभु बस बहुत बर्थडे हो गया। अब यहां बिल्कुल यहां आ जाओ, नोट कर लिया, मैं हटा रहा हूं इसको, आगे बढ़ जाऊं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखो अगला BX3, जिसमें कौन कौन आ गया, BX3 में BF3 आ गया, BCl3 आ गया, BBr3 आ गया और BI3 आ गया। ये BX3 जो होते हैं ना बेटा, BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये सारे लुईस अम्ल होते हैं बेटा। अगर आपने सुना हो और कहीं पढ़ा हो तो ये सारे लुईस अम्ल हैं। क्यों? क्योंकि लुईस अम्ल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास मां है। अरे नालायक, मां नहीं है, इनके पास रिक्त कक्षक है, इनके पास रिक्त कक्षक है। नोट करो कैसे, तब भी व्याख्या करेंगे हम यहां पे। रिक्त कक्षक कैसे व्याख्या करेंगे, चलिए। तो यहां हम लिखेंगे बोरोन, यहां हम लिखेंगे हैलोजन, यहां हम लिखेंगे हैलोजन, यहां हम लिखेंगे हैलोजन। ठीक है, चलो बात करें बोरोन की, तो बोरोन का विन्यास हमने पढ़ा है हीलियम 2s2 2p1। 2s2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2p1 मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था। ये आद्य अवस्था का विन्यास है। किसका विन्यास है? आद्य अवस्था का विन्यास है। क्योंकि BF3 या BX3 के अंदर बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने हैं। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 बॉन्ड बनाने हैं। क्योंकि BX3 के अंदर बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने हैं तो इसको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी भी तत्व या परमाणु को जितने बंध बनाने होंगे उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 3 बंध बनाने हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 करनी होगी, और 3 करने के लिए क्या हो जाएगा? उत्तेजित। क्या हो जाएगा बेटा? उत्तेजित हो जाएगा। और उत्तेजित होने के बाद इसका जो विन्यास होगा, अब उत्तेजित होने के बाद इसका जो विन्यास होगा उसको मैं B स्टार से लिखूंगा, और B स्टार का मतलब है उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में इसका विन्यास हो जाएगा, 2 में से 1 आगे चला गया तो यहां पे 1 रह जाएगा, और ये 1 आगे चला गया तो 2p1 से 2p2 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? मतलब कि यहां 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी आगे जाएगा तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए 3। कितने आ गए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 3 आ गए। 3 आ गए। अब बताओ, जब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 आ गए तो क्या इसके पास एक p कक्षक रिक्त है? हाँ जी भैया, ये रिक्त कक्षक है। एक p कक्षक क्या है? रिक्त।
मतलब कि इसके पास अभी भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से 3 बंध बनेंगे, उसके बाद भी इसके पास एक रिक्त कक्षक हो जाएगा, ये रिक्त पी कक्षक। ये समझ में आ गया? अरे अब बर्थडे बाद में कर लेना प्रभु, ये समझ में आ गया? समझ में आया भैया? इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1 2 3, 3 अयुग्मित तो 3 बंध बन गए, मतलब कि एक रिक्त कक्षक हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, रिक्त। और अगर इसके पास रिक्त कक्षक है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकता है मतलब कि ये क्या हो जाएगा? लुईस अम्ल हो जाएगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाए। अरे गुरुदेव आगे बढ़ जाए, चलो बातें ही कर रहे हो तुम लोग। चलो तो अब इस आधार पर, अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम BF3 की अभिक्रिया करवाएंगे, किससे? अमोनिया से, क्योंकि BF3 में बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ बंध बना रहा है, मतलब कि इसके पास एक पी कक्षक रिक्त है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि BX3 या BF3 के अंदर एक रिक्त पी कक्षक होता है। क्या होता है? रिक्त पी कक्षक। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अमोनिया जो होगा वो अपने एकाकी युग्म का दान कर सकता है। किसका दान कर सकता है? एकाकी युग्म का दान कर सकता है। जो व्यक्ति अपने एकाकी युग्म का दान करेगा उसको बोलते हैं लुईस क्षार, और जो एकाकी युग्म को ग्रहण करेगा उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। मतलब कि अब यौगिक क्या बन जाएगा? मतलब कि अब यौगिक बन जाएगा, अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके रिक्त कक्षक में दान करेगा तो अब यौगिक बन जाएगा BF3NH3, और इसका अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो F F F, और यहां लग जाएगा इसके रिक्त कक्षक में अमोनिया का लोन पेयर, ये बन जाएगा भैया। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिया करने से पहले बोरोन का संकरण क्या है? क्रिया करने से पहले बोरोन के पास 3 सिग्मा बंध है तो संकरण हो जाएगा sp2, लेकिन क्रिया करने के बाद बोरोन के पास 1 2 3 4 सिग्मा है तो संकरण हो जाएगा sp3। मतलब कि संकरण का परिवर्तन कहां से कहां होगा? sp2 से sp3, sp3 से sp2, dsp2 से sp3, समथिंग ऐसे ऐसे, मतलब इस टाइप का। तो sp2 से कहां हो जाएगा? sp3 में हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करेंगे, इसको नोट कर लो। समझ में आ गया? चलो अगला पॉइंट लिखो, BOH होल थ्राइस, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की क्रिया, इस पर नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी बताऊंगा। इसमें नीट पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या आया है वो हम देखेंगे। इसका जब भी मैं वाटर से क्रिया कराऊंगा तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जब भी बोरोन 3 बंध बनाएगा, ये बोरोन जब भी 3 बंध बनाएगा, बोरोन बोरिक एसिड में OH के साथ 3 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 3 बंध बनाता है। मतलब कि यहां पर कितने कक्षक रिक्त हैं? मतलब कि यहां पर एक कक्षक क्या है? रिक्त है। अरे बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बातें ही कर रहे हो आप लोग हैं? बातें ही कर रहे हो, क्योंकि यहां पर बोरोन ने 3 बंध बना लिए, मतलब कि एक पी कक्षक क्या है? रिक्त है। और अगर यहां पर पी कक्षक रिक्त है तो जब भी इसकी पानी के साथ क्रिया होगी, किसके साथ क्रिया होगी? पानी के साथ क्रिया होगी, तो पानी अपना लोन पेयर क्या करेगा? पानी अपना लोन पेयर इसके रिक्त कक्षक में दान करेगा ना?
पानी अपना लोन पेरिस के रिक्त कक्षक में दान करेगा। जैसे पानी अपना लोन पेरिस के रिक्त कक्षक में दान करेगा तो क्या बनेगा, देखो तो ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा OH, पहले से OH था और पानी ने भी अपना OH किसको दे दिया, बोरोन को दे दिया। पानी ने भी अपना OH दे दिया बोरोन को, तो पानी के अंदर दो लोग थे, एक H+ था और दूसरा OH- था। तो अगर पानी ने अपना OH- बोरोन को दे दिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, H+ बचेगा। और OH- इस पर आक्रमण करेगा तो इस पर आवेश क्या आएगा, माइनस। मतलब कि क्या बन गया, इसकी क्रिया से बन गया बोरोन, कितने OH, 4 OH और कौन सा आवेश, माइनस आवेश, साथ ही साथ क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। ये अभिक्रिया समझ में आई, क्या ये अभिक्रिया समझ में आई और इसकी ये क्रिया विधि समझ में आई। देखो मैं आपको बताता हूं, नीचे हमने लिखी क्रिया विधि बेटा, ये हमने लिखी है यहां पर क्रिया विधि, और क्रिया विधि क्या बता रही है हमको, क्रिया विधि हमको बता रही है कि बोरोन के पास रिक्त कक्षक है, इसीलिए पानी का जो OH- है वो तो जुड़ जाएगा और पानी का H+ बाहर निकल जाएगा। मतलब कि ये जो H+ आ रहा है वो किससे आ रहा है, पानी से। ये H+ पानी से आ रहा है बेटा, किससे आ रहा है ये H+, पानी से आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं नीट पर इस पे क्वेश्चन क्या आया है, नीट में इस पर क्वेश्चन क्या आया है, यहां तक नोट कर लिया। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं तो नीट में इस पर क्वेश्चन क्या है, सुनो। क्वेश्चन ये आया था, बोरिक अम्ल जल में अम्लीय व्यवहार दिखाता है क्योंकि, पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन था, यह जल में H+ देता है। मतलब कि बोरिक एसिड जल में क्या देता है, H+। पहला ही ऑप्शन था कि बोरिक एसिड जल में क्या देता है, H+, और बच्चों ने इसी को टिक कर दिया। पहला ही ऑप्शन था कि यह मतलब बोरिक एसिड जल में क्या देता है, H+, और बच्चों ने इसको ही टिक कर दिया और क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दूसरा ऑप्शन था, यह जल से H+ ग्रहण करता है। तीसरा ऑप्शन था, यह जल से क्रिया करके पानी से H+ निकालता है। और चौथा ऑप्शन था, यह OH- का दान करता है। अब बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसमें आंसर, क्या आएगा इसमें आंसर। क्या बोरिक एसिड खुद पानी में H+ देता है या वो पानी से H+ निकालता है, वो पानी से H+ निकालता है। मतलब कि अगर हमको यहां पर ये क्रिया विधि नहीं पता होगी तो क्या ये क्वेश्चन हमारा सही हो पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को तो ये लगता है कि भैया बोरिक एसिड है और एसिड वो होते हैं जो खुद H+ देते हैं। मतलब कि यहां पे भी आंसर आ जाएगा कि हाँ बोरिक एसिड खुद जल में H+ देता है। अरे बोरिक एसिड H+ थोड़ी ना देता है, वो तो जल में क्रिया करके जल से H+ निकालता है। या आप ये बोल दो, या फिर इसकी जगह ऑप्शन ये होता कि वो पानी से OH- ग्रहण करता है। अगर मान लो इसकी जगह ऑप्शन ये होता तो भी सही होता। अगर मान लो इसकी जगह ऑप्शन ये होता कि पानी से OH- ग्रहण करता है, अगर ये भी होता तब भी सही होता, तब भी सही होता। लेकिन अब लाइन ये दे रखी तो ये आंसर बताना था हमको। समझ में आया। तो एक क्रिया विधि हमको आनी चाहिए, फटाफट नोट कर लो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, अगर ये नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ, हमारा सिलेबस हमको आज ग्रुप 14 स्टार्ट करना भैया। चलो अगला, अगला पॉइंट लिखो, लिखो LCl3, लिखो LCl3 द्विलक का
निर्माण करता है। लिखो AlCl3 द्विलक का निर्माण करता है। अब इसकी व्याख्या क्यों हो रहा है ऐसा, व्याख्या क्या है तो सुनिए। क्योंकि AlCl3 में एल्यूमिनियम भी कितने बंध बना रहा है, एल्यूमिनियम भी 1 2 और 3 बंध बना रहा है। कितने बंध बना रहा है, कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बना रहा है। मतलब कि अगर 3 बंध बना रहा है मतलब कि यहां पर भी क्या उपस्थित है, रिक्त कक्षक उपस्थित है। क्या उपस्थित है, रिक्त कक्षक। तो होगा क्या कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर रिक्त कक्षक उपस्थित है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, इसके पास भी 1 2 3 बंध हैं, तो यहां पर भी एक रिक्त कक्षक होगा। क्योंकि इसके पास रिक्त कक्षक है इसीलिए AlCl3 का एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलकर के द्विलक बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो यहां वाला जो क्लोरीन होगा ये अपने एकाक युग्म इसके रिक्त कक्षक में देगा और यहां वाला जो क्लोरीन होगा ये अपने एकाक युग्म इसके रिक्त कक्षक में देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो AlCl3 जो होता है बेटा वो AlCl3 के रूप में नहीं रहता, द्विलक के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, द्विलक के रूप में रहता है। क्यों, क्योंकि AlCl3 जो है उसके पास रिक्त कक्षक है और अगर रिक्त कक्षक है तो ये अपने दूसरे AlCl3 से क्या करेगा, एकाक युग्म को ग्रहण करेगा और जैसे ही एकाक युग्म को ग्रहण करेगा तो अब क्या बन जाएगा, देखो क्या बन गया। अब क्या बन जाएगा, देखो अब बन जाएगा यहां पर Cl यहां वाला Cl यहां, ये Cl इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिए रिक्त कक्षक में, ये एल्यूमिनियम, ये Cl और ये वाला जो लोन पेयर था क्लोरीन का वो इसके रिक्त कक्षक में चला गया। मतलब कि ये बन गया Al2Cl6 द्विलक। ये द्विलक बन गया बेटा, समझ में आ गया। तो इस वाले क्लोरीन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, ये इसको दे रहा है, इस वाले क्लोरीन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, ये इसको दे रहा है, तो द्विलक बन गया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है समझो। अब क्वेश्चन क्या आता है सुनो, अब क्वेश्चन क्या आता है सुनो। इसकी संरचना कैसी होती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि ये जो द्विलक है इसकी संरचना कैसी होती है। आपको मुझे आंसर बताना है, ये द्विलक समतलीय है या असमतलीय है। चलो इन दोनों में से क्या आंसर आएगा, चलो बताओ। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बता रहा हूं। ये द्विलक जो है ये समतलीय होगा या असमतलीय होगा, क्या लगता है आपको। एक आंसर किसका है और 2 आंसर किसका है, लिखो। जिसका 1 है वो 1 लिखे, जिसका 2 है वो 2 लिखे। अब देखो, अब यहां पे आप गच्चा खा रहे हो ना, कुछ लोग तो सही बता रहे हैं और कुछ लोग गच्चा खा रहे हैं। कुछ लोग क्या खा रहे हैं, गच्चा। गच्चा क्यों खा रहे हैं पता है, क्योंकि इसकी संरचना बताने के लिए आंसर आएगा सेकंड। आंसर क्या आएगा, सेकंड। क्योंकि इसकी संरचना बताने के लिए हमको ज्यामिति पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, ज्यामिति। ये समतलीय है या असमतलीय है, इसको बताने के लिए मुझे ज्यामिति पे जाना पड़ेगा और ज्यामिति का आंसर आता है संकरण से। किससे आता है ज्यामिति का आंसर, संकरण से आता है। अब संकरण निकालते हैं, चलिए। संकरण की बात करें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसका संकरण हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। फिर यहां आता हूं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब कि इसका संकरण आता है sp3।
ये sp3 है, ये sp3 है, दोनों sp3 हैं। इसका मतलब ये वाला एल्यूमिनियम भी चतुष्फल की संरचना में होना चाहिए और ये एल्यूमिनियम भी चतुष्फल की संरचना में होना चाहिए। तो थोड़ा सोचिए, ये पूरी संरचना जो होगी वो कैसे व्यवस्थित होगी, सोचिए थोड़ा, क्या होना चाहिए। तो दिमाग लगाइए, होना क्या चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, हाँ ऐसे, चलो मोबाइल से ही बताता हूं। ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल के तल में, सुनना बेटा ध्यान से, इस मोबाइल के तल में 4 परमाणु होंगे, एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोरीन। ये चारों जो होंगे, इधर देखना बेटा ध्यान से, समझना ध्यान से, ये चारों जो होंगे, ये चारों, ये वाले और ये जो चारों परमाणु हैं, ये परमाणु होते हैं बेटा एक तल में। किसमें होते हैं? एक तल में। एक तरफ एल्यूमिनियम, इधर क्लोरीन, इधर एल्यूमिनियम, इधर क्लोरीन। जैसे आपने देखा है ना, आपने स्क्वायर देखा है, स्क्वायर, तो इस तल में बनता है चारों परमाणु से स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? जो मैं बोल रहा हूं उसको फोकस करिए। क्या आपको इन चारों परमाणु से बना हुआ तल समझ में आ गया? इस तल पर ये चारों परमाणु स्क्वायर की तरह रहेंगे। किसकी तरह रहेंगे? स्क्वायर। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? यहां पर एल्यूमिनियम, आपकी तरफ क्लोरीन, इधर एल्यूमिनियम, मेरी तरफ क्लोरीन, मतलब कि ये चारों एक तल में आ गए। किस में आ गए? एक तल में। और अब जो बाहर वाले क्लोरीन होंगे, इधर वाले 2 क्लोरीन और इधर वाले 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ होगा और ये क्लोरीन नीचे की तरफ होगा। ये क्लोरीन ऊपर की तरफ होगा, ये क्लोरीन नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाले जो 2 क्लोरीन हैं उसका तल तो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो गया, यहां वाले जो 2 क्लोरीन हैं उसका तल ऊर्ध्वाधर हो गया, लेकिन यहां वाले जो चारों परमाणु हैं उसका तल क्षैतिज हो गया। मतलब कि ये चारों जो हैं, 2 एल्यूमिनियम 4 क्लोरीन, इन चारों से बनने वाला जो है वो तो क्षैतिज तल होगा। और बाहर की तरफ जो 2 परमाणु क्लोरीन के हैं, चाहे वो दाईं तरफ के 2 हों चाहे वो बाईं तरफ के 2 हों, ये हमेशा ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर। मतलब कि आप सोचो, इनका तल तो ऊर्ध्वाधर है और ये वाले क्षैतिज हैं, तो क्या ये पूरी संरचना कभी भी समतलीय हो सकती है? सोचो, समतलीय होने के लिए पूरी संरचना एक तल में होनी चाहिए, लेकिन 4 परमाणु तो क्षैतिज तल में और बाहर वाले 2 परमाणु ऊर्ध्वाधर तल में होते हैं। इसका मतलब पूरी संरचना समतलीय नहीं है, क्या हो जाएगी? असमतलीय। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, एक चीज और पूछी जा सकती है, एक चीज और पूछी जा सकती है। एक चीज ये पूछी जा सकती है कि बताओ AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम का संकरण क्या है? तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। AlCl3 में 3 सिग्मा है तो संकरण हो जाएगा sp2। लेकिन द्विलक में संकरण क्या होगा? sp3। मतलब कि संकरण में परिवर्तन कैसे होता है? sp2 से द्विलक के अंदर sp3, द्विलक से पहले sp2, द्विलक के बाद sp3। समझ में आ गया? इस तरह से हमको ध्यान रखना है। क्लियर? देखो सनी, ऐसा है, आप अगर 50 बार भी कमेंट करोगे तो जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाएगी। ठीक है? ठीक है सनी बेटा, अगर आप 50 बार भी कमेंट करोगे तो जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाती। इसलिए अगर मैंने यहां पे बोला है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा में काउंट करना है तो करना है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया AlCl3 के द्विलक के बारे में चर्चा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए अब जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, लिखिए BF6-3 नहीं बनता, किंतु LF6-3 बनता है। क्यों? चलिए सोचिए
क्या आंसर होगा? BF6 -3 नहीं बनता, किंतु AlF6 -3 बनता है। क्यों? अच्छा ये हो गया है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ये क्वेश्चन करवा दिया है क्या? है ये क्वेश्चन कल ही? ओके ओके, तो छोड़ो फिर, हो गया, बहुत अच्छी बात है, समय बच गया, हमारा टाइम बच गया। छोड़ो फिर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, अगला लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, इसका जो SRP है वो दे रखा है आपको -1.66 वोल्ट, और थेलियम +3 से थेलियम, इसका SRP आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 1.26 वोल्ट। ठीक है, तो आपको बताना है SRP के मानों से यह बताएं कौन विलियन में, यह बताएं कि कौन विलियन में आसानी से M+3 आयन बनाएगा। चलो ये करिए। हाँ तो अच्छी बात है ना, सर ने अगर करवाया था तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर सर ने आपको, ये पहले वाले सर ने अगर आपको क्वेश्चन करवा रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। SRP के मानों से यह बताया कि कौन विलियन में आसानी से M+3 आयन बनाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? देखो एक चीज ध्यान रखो, अक्रिय युग्म प्रभाव वाली जो थ्योरी पड़ी थी उससे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर दो तरीके से आ सकता है। चलो आपको सर ने एक तरीका बताया SRP वाला, मैं आपको यहां पे दो तरीके बताता हूं। इसका आंसर दो से आ सकता है, दो कॉन्सेप्ट है इसके। एक कॉन्सेप्ट तो आप लगा सकते हो अग्रिय युग्म प्रभाव वाला, और दूसरा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो SRP की वैल्यू वाला। आप दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल सकते हो, आप दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल सकते हो। चलो अक्रिय युग्म प्रभाव वाला अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मुझे आप एक बात बताओ, थेलियम +3 थेलियम 1+1 की तुलना में कम स्थायी है। मतलब कि कहीं पर भी आपको विलियन में थेलियम +3 दिख जाएगा तो क्या वो स्थायी हो पाएगा? नहीं, वो तुरंत किस में बदल जाएगा? थेलियम +1 में। इसका मतलब ये हुआ कि अक्रिय युग्म प्रभाव का कॉन्सेप्ट लगाओ तो उससे भी ये समझ में आ गया कि थेलियम +3 तो स्थायी नहीं होता विलियन में, वो किस में बदल जाता है? थेलियम +1 में। लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है वो निश्चित तौर पर क्या बनाता है? एल्यूमिनियम +3, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी होता है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव से भी आप बता सकते हो विलियन में +3 कम स्थायी है, +1 ज्यादा स्थायी है। और इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए बोल सकते हो, एल्यूमिनियम वाले में एल्यूमिनियम +1 की तुलना में एल्यूमिनियम +3 ज्यादा स्थायी है। तो हमारा आंसर तो आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? एल्यूमिनियम +3 जो है वो विलियन में ज्यादा बनेगा, किसकी तुलना में? थेलियम +3 की तुलना में। अच्छा चलो SRP के हिसाब से आंसर बताते हैं। SRP के हिसाब से, SRP की वैल्यू बोलती है कि जिसका SRP कम होगा उसका आसानी से क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा आसानी से? ऑक्सीकरण। दोनों में से किसका SRP कम है? दोनों में से एल्यूमिनियम का SRP कम है, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण। ज्यादा ऑक्सीकरण होगा, और अगर एल्यूमिनियम का ज्यादा ऑक्सीकरण होगा तो वो आसानी से एल्यूमिनियम +3 बनाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को दो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव से भी कर सकते हैं और इसको SRP की वैल्यू से भी कर सकते हैं। SRP की वैल्यू देखोगे तो जिसकी SRP की वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, मतलब कि एल्यूमिनियम ज्यादा ऑक्सीकरण करेगा तो ज्यादा एल्यूमिनियम +3 बनाएगा। और अक्रिय युग्म प्रभाव देखोगे तब भी आप ये बता सकते हो
क्या बता सकते हो कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण थेलियम +3 में स्थायी नहीं होता, +1 ज्यादा बनाता है। इसका मतलब थेलियम और एल्यूमिनियम की तुलना में थेलियम तो +3 नहीं बनाएगा, एल्यूमिनियम +3 बनाएगा। एसआरपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन है ये एसआरपी की फुल फॉर्म पूछने वाला? एनके नागर है, एनके नागर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एग्जाम सर पे है और अभी तक तू फुल फॉर्म में डूबा हुआ है? एक बार फिर से समझाओ प्लीज। नहीं समझाएंगे, अब नहीं समझाएंगे। यही काम है तुमको 50-50 बार बोल करके हम अपने गले की 12 बजवाए हैं। चलो बार बार नहीं बोलूंगा मैं, एक चीज को 50 बार नहीं बोलूंगा। दूसरे बच्चों का समय बर्बाद होता है यार, सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए, तुम 1-2 बच्चों के कारण मैं दूसरे बच्चों का समय बर्बाद नहीं कर सकता। फिर से रिकॉर्डेड क्लास देखो, फिर से रिकॉर्डेड क्लास देखो और देखो उसमें मैंने क्या बोला है। मैं फिर वही बोलूंगा जो रिकॉर्डेड क्लास में सुनाई देगा, मैं वही बोलूंगा। तो तुम 1-2 बच्चों के कारण कई बच्चों का समय बर्बाद मैं नहीं कर सकता, ठीक है। हर कोई यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा है, सब यहाँ पढ़ने आए, ठीक है। समझते नहीं हो तुम, 1-2 लोगों के कारण सबका टाइम वेस्ट होता है। चलो लिखो रासायनिक क्रिया में फर्स्ट लिखो वायु से क्रिया। यही काम रह गया, बस एक चीज को 50 बार बस गधों की तरह बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बस है। सर हम तो ऐसे ही पड़े हुए हैं सांड की तरह, आप पहली बार बोलोगे तो हम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कान में मली घुसी हुई है। सर फिर दूसरी बार हमको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ बोला, तो हम थोड़ा जाग जाएंगे। फिर दूसरी बार भी हमको थोड़ा हो सकता है कम सुनाई दे। फिर सर तीसरी बार हम ऐसे मैसेज करेंगे, सर एक बार फिर बता दो प्लीज, क्योंकि मैं सो रहा था, सुन रहा था। नालायक तू सो रहा था तो उसमें मैं क्या करूं, है। देखो पहला वायु से क्रिया, देखो लिखो। अब देखो बोरोन जो है उसके 2 फॉर्म है, एक क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। देखो जो क्रिस्टलीय फॉर्म होता है वो तो वायु के साथ क्रिया नहीं करता, ठीक है, याद रखना। लेकिन जो अक्रिस्टलीय होता है वो वायु के साथ क्रिया करता है, ठीक है। कैसे करता है? तो बोरोन प्लस O2 ये मिलकर के बनाएगा B2O3। क्या बनाएगा बेटा? B2O3, है ना। बैलेंस कर लो इसको, यहां पे 2 लिख लो या 4 लिख लो यहाँ पे, ताकि बैलेंसिंग हो जाए, है ना। यहाँ 4 लिख लो और यहाँ जैसे 4 लिखोगे तो यहाँ पे मैं आगे 2 लिखूंगा, 2 × 3 ये 3O2 हो जाएगा, ठीक है। चलो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी होगा 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 गिव्स 2L2O3। नोट करो, इसका मतलब वायु से क्रिया करने पर ये किस तरह के ऑक्साइड बनाएंगे? वायु से क्रिया करने पर ये M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। नोट करो, नोट करो, वायु से क्रिया करने पर, वायु से क्रिया करने पर ये M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। चलो जो बच्चा सो रहा था ना, जो बच्चा सो रहा था वो अब मुझे बताएगा वायु के अंदर बेटा ऑक्सीजन से क्रिया हो गई। अब वायु के अंदर और क्या होता है बताओ। चलो चलो जो भी बच्चा ये सो रहा था ना वो बताएगा वायु के अंदर और क्या होता है। वायु के अंदर क्या होता है? सर वायु के अंदर मैं गंदगी छोड़ता हूं वो होता है। नालायक तेरी गंदगी नहीं पूछ रहा हूं मैं। वायु के अंदर एक तो मुख्य रूप से O2 होती है। वायु के अंदर 2 गैसें हैं ना मुख्य रूप से, एक N2 है, दूसरी क्या है? O2। N2 लगभग, अब ध्यान रखना मैं लगभग बोल रहा हूं, लगभग, ये मत बोलना सर आप गलत पढ़ा रहे हो, मैं लगभग बोल रहा हूं। लगभग 80% होती है और ये लगभग 20% के आसपास होती है, लगभग बोल रहा हूं मैं। सर तो ये 2 ही होती है तो फिर तीसरी CO2 का क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा? आपने तो उसका भविष्य खतरे में डाल दिया। CO2 भी तो होती है। अरे नालायक मुझे पता है CO2 भी होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मोटा मोटा O2 होता है और मोटा मोटा N2 होता है। बाकी ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टोन, जिनोन ये तो बहुत ही सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में होती है। तो इसका मतलब हमको नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया करवानी पड़ेगी। किसके साथ? इसका मतलब हमको नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया करवानी पड़ेगी। इसका मतलब बोरोन की नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराओगे तो BN बनेगा।
है ना, एल्यूमिनियम की नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराओगे तो AlN बनेगा। ठीक है, तो किस प्रकार के नाइट्राइड बनते हैं? Mn टाइप के नाइट्राइड बनते हैं। कैसे बनते हैं? Mn टाइप के नाइट्राइड बनते हैं। ठीक है, ठीक है, बोरोन की N2 से क्रिया कराई Bn बन गया, एल्यूमिनियम की N2 से Ln बन गया। मजा आ गया सर, मजा आ गया, आज तो दिन बन गया सर। हैं, पढ़ लो रे, पढ़ लो यार। क्या तुम इतने आंसू निकाल निकाल के हंसते रहते हो? इतनी हंसी आ रही क्या तुमको? है इतनी हंसी आती क्या तुमको? है, चल फटाफट जल्दी लिखो। चलो अब यहां पे हम बात करते हैं आगे की। चलो अब आगे की बात करते हैं। नोट कर लिया? हटा दूं मैं इसको? अरे फटाफट स्पीड बढ़ाओ यार, हमको ग्रुप 14 में भी आना है। चलो ग्रुप 14 में भी आना है। चलो इसका मतलब यहां पे अब कुछ ऑक्साइड है, उनके मैं नाम लिख रहा हूं। जैसे कि यहां पे सबसे पहला, हाँ ठीक है, सबसे पहला यहां पे इसका मतलब B2O3 का ऑक्साइड, बोरोन का, Al2O3 का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, इंडियम का ऑक्साइड, थैलियम का ऑक्साइड। ठीक है, बोरोन का ऑक्साइड होता है बेटा अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या है? अम्लीय। ये दोनों ऑक्साइड जो होते हैं, मैंने आपको कल बताया था, Al2O3 जो होता है वैसे उभयधर्मी है, लेकिन उभयधर्मी में भी ज्यादा गुणधर्म कौन सा है? क्षारीय वाला। तो ध्यान रखना, ये उभयधर्मी तो होता है, लेकिन उभयधर्मी में भी दो हैं। उभयधर्मी का मतलब जो अम्लीय भी प्रदर्शित करता है, जो क्षारीय भी प्रदर्शित करता है, दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करता है, लेकिन दोनों में से ज्यादा प्रभावी कौन होता है? क्षारीय, उभयधर्मी। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं? इनमें पूरी तरह से क्षारीय गुणधर्म है, ये नोट कर लो। ठीक है, तो ये इनके ऑक्साइडों की बात हो गई। ठीक है, ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। अब आगे की बात करें, लिखो। अब अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। पहला वायु से हो गई, दूसरी अभिक्रिया लिखो अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। ध्यान रखना, बोरोन जो होता है ये एसिड से क्रिया नहीं करता। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है ये एसिड से भी अभिक्रिया करता है, और एल्यूमिनियम जो होता है ये बेस से भी अभिक्रिया करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम दोनों से अभिक्रिया करता है, एसिड से भी करेगा और बेस से भी करेगा। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, तो ये बनाता है Al2Cl6, तो 6 लिखेंगे तो यहां पे 6 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3H2, गैस निकलेगी हाइड्रोजन। नहीं, नोट करो इसको नोट करो। ठीक है, अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी अभिक्रिया करता है जलीय विलयन में, तो ये बनाता है NaLOH का होल 4। ठीक है, प्लस यहां पे H2 भी निकलती है। बैलेंस कर लेते हैं इसको। अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं तो ये 2 एल्यूमिनियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए। ठीक है, यहां पे अगर 6 लिखें तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 3, क्योंकि 4 × 2 8 OH हो गए। ठीक है, तो 2 और 6 8 OH ये हो गए। हाँ बिल्कुल बैलेंस है। तो ये वाली अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। अभिक्रिया ज्यादा है नहीं चैप्टर में, बस आपको ये 2 अभिक्रिया ध्यान रखनी। वैसे इनके आने के चांसेस भी कम है,
लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बोरिक एसिड कैसे बनता है नहीं पढ़नी अभिक्रिया, क्योंकि जितने भी यौगिक हैं वो सिलेबस से हट चुके हैं। बोरिक एसिड कैसे बनता है ये सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि मैं आपको कल ही बता चुका हूं जितने भी यौगिक हैं, बोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स हो गया, मनका हो गया, ये सारे सिलेबस से हट चुके हैं। इसलिए बोरिक एसिड के निर्माण की विधि, बोरिक एसिड के गुणधर्म, यौगिकों के बारे में हमको अध्ययन नहीं करना है। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि अभिक्रियाएं भी नहीं पूछी जाएंगी, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक क्रियाएं सिलेबस से हट चुकी है। लेकिन फिर भी हम एक एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बस ज्यादा नहीं, बस इतना ही एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहे, ठीक है। चलो, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एल्यूमिनियम होता है ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है। बस इतना सा बताना था कि एल्यूमिनियम अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और एल्यूमिनियम क्षार से भी अभिक्रिया करता है। अभिक्रियाएं सिलेबस में नहीं है, हट चुके हैं, लेकिन जस्ट ये एक दो अभिक्रियाएं जिनको हमको ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चल, क्लियर यहां तक की बात? नोट कर लो इसको, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर थ्री लिखो, हैलोजन से क्रिया। तो इस वर्ग के यौगिक हैलोजन से क्रिया करके MCl3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। MCl3, तो अगर यहां पे मैं C लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं तो 2 लिख दूंगा तो यहां पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां 2 लिखा तो यहां पे 2 आ जाएगा, बैलेंस है ना। जैसे कि उदाहरण बोरोन है, तो बोरोन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो BCl3 प्रकार के यौगिक देगा। एल्यूमिनियम क्रिया करेगा तो Al2, ठीक है, Al2Cl6 देगा। ये डाइमर बना लेता है ना, AlCl3 जो होगा वो डाइमर बना लेगा, ठीक है। सर 2 हाइड्रोजन निकलेगी 3 नहीं, कहां पर बेटा? 2 हाइड्रोजन निकलेगी 3 नहीं, कहां पर 3 नहीं निकलेगी बताओ भाई? यहां पे 2 OH है, देखो इधर देखो, यहां पे 6 H प्लस होंगे, यहां पे 6 OH माइनस होंगे। 2 OH यहां से, 6 OH यहां से, टोटल कितना हो गया? 4 और 2 8 OH हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन है तो कितना आएगा? 3H2 आएगा। सही तो है, सही तो है। अरे भैया 6 हाइड्रोजन है ना, अरे भाई 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में यहां पे कितने हो जाएंगे? 3H2 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 3H2 हो जाएगा ना। और कितने OH हैं? 2 OH यहां से, 6 OH यहां से, 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो 2 × 4 8 हो गए, 8 OH यहां से आ रहे हैं और 6 और 2 8 आ गए। करना क्या इसमें है? चलो ये नोट कर लो, ठीक है। बस ये हेलोजन से अभिक्रिया, इसके अलावा हमको ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ये हो गया। चलिए अब लिखो ग्रुप नंबर 14। नेक्स्ट 13 हो गया, अब लिखो ग्रुप 14, वर्ग 14। वर्ग 13 कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे वर्ग 14। सर आप बोल रहे हैं कि बोरोन एसिड से रिएक्शन नहीं करता तो बोरिक एसिड कैसे बनता है? उसको बनाने की भैया कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कंडीशन। मान लो 2 लोग अगर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन अगर करवानी है मुझे तो कुछ ना कुछ मुझे कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो हम जो बात बोल रहे हैं कि बोरोन एसिड से रिएक्शन नहीं करता, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता। किस में नहीं करता? नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर बोरिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब प्रयोगशाला के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन उनको प्रोवाइड की गई है जिससे कि बोरिक एसिड बन जाएगा। और बोरिक एसिड बेटा कभी भी बोरोन की एसिड से रिएक्शन से नहीं बनता। एक बात ध्यान रखना, बोरिक एसिड जो बनता है वो बोरोन की एसिड से रिएक्शन से नहीं बनता है। बोरिक एसिड को बनाने वाला जो मेथड होता है वो कुछ और होता है। तो आप गलत समझ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, पता है आपको क्या लग रहा है? देखो आपके दिमाग में पता है क्या गड़बड़ चल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि बोरोन की जब हम एसिड से क्रिया कराएंगे तो बोरिक एसिड बनेगा। आपके दिमाग में यही है ना?
आपके दिमाग में यही है ना। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कभी भी बोरोन की एसिड से क्रिया करने से बोरिक एसिड बनता ही नहीं है। बोरिक एसिड को बनाने के लिए दूसरा तरीका है। बोरिक एसिड को बनाने का जो मेथड है ना, वो ये वाला है ही नहीं। तो पहली बात तो ये कि बोरोन एसिड से क्रिया करता ही नहीं है, इसलिए बोरोन के साथ एसिड से क्रिया से हम बोरिक एसिड बनाते ही नहीं है। बोरिक एसिड जो बनता है वो बोरेक्स से बनता है, बोरेक्स। और फिर भी मान लो अगर आपको बोरोन और एसिड की अगर क्रिया करवानी है, तो लैब के अंदर जब भी क्रिया होती है ना बेटा, तो उनको कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, उनको टेम्परेचर और प्रेशर की ऐसी कंडीशन दी जाती है कि अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में कोई क्रिया नहीं कर रहा है, तो वो उन विशेष परिस्थितियों में क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा। समझ में आ गया? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आपके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा बोरोन एसिड के साथ क्रिया करके बोरिक एसिड बनाता होगा। तो सर अगर मान लो बोरिक एसिड बन रहा है और आप तो बोल रहे हो बोरोन एसिड से क्रिया करता ही नहीं है, ना 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 ना, बोरोन तो एसिड से क्रिया नहीं करता है। पर यह भी ध्यान रखना कि बोरिक एसिड इन दोनों की क्रिया से नहीं बनता है, बोरिक एसिड किसी और से बनता है बेटा। समझ में आ गया? तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें। चलो ग्रुप 14 पे आते हैं। अब लिखो ग्रुप 14 में कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ठीक है, क्या क्या है इनके परमाणु क्रमांक, चाहो तो आप लिख लो। परमाणु क्रमांक क्या, 6, 6 + 8 14। जादुई संख्या क्या होती है, जादुई संख्या होती है 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 + 18 50, 50 + 32 82। क्या हो जाएगा, 82। और यहां पर एक और है फ्लोरोवियम। फ्लोरोवियम एक एलिमेंट और होता है यहां पे फ्लोरोवियम, जिसका होता है 82 + 32 114। क्या होता है, 114। तो देखो इनके परमाणु क्रमांक अगर निकालने हो तो जादुई संख्या से निकल जाएंगे, +8 +18 +18 +32 +32। समझ में आ गया? क्लियर? इसको बोलते हैं फ्लोरोवियम। मैं आपको बताया तो नाम लिख करके, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोवियम। फ्लोरोवियम क्या बोलते हैं इसको बेटा, फ्लोरोवियम। क्या बोलते हैं, फ्लोरोवियम। लेकिन फ्लोरोवियम की हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि फ्लोरोवियम क्या है, एक रेडियो सक्रिय है। और रेडियो सक्रिय जितने भी होते हैं, इनसे समय के साथ अल्फा बीटा गामा हानिकारक विकिरण निकलती रहती हैं। मतलब कि ये समय के साथ इनका क्षय होता रहेगा, और समय के साथ इनका क्षय होता रहेगा तो इनकी केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत जटिल होती है। इनकी केमिस्ट्री का अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनके साथ समय के साथ हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। समझ में आ गया? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और फ्लोरोवियम, इसकी स्टडी हमको नहीं करनी है, ये नहीं पढ़ना है। नॉट स्टडी नहीं करनी, नो स्टडी, इसकी स्टडी हमको नहीं करनी। समझ में आ गया? चलो हम शुरू करेंगे कार्बन से। कहां से शुरू करेंगे, चलो कार्बन से। कार्बन के लिए लिखो सबसे पहला पॉइंट, भूपर्पटी में 7वां सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। लिखो भूपर्पटी में 7वां सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। 7वां सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो यह तत्व और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह तत्व और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तत्व अवस्था में किसमें होता है पता है? तत्व अवस्था के अंदर 70वां थोड़ी ना है, अरे 70वां थोड़ी ना, 7वां है यार, मुझे जितना पता है। फिर भी मैं देख लेता हूं, मेरे पास तो भैया 7वां लिखा हुआ है, फिर भी मैं देख लेता हूं। आप बोल रहे हैं 70वां, तो भैया चेक कर लेते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर 70वां होता है। अच्छा 70वां होता है, देख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। 70वां
हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही, इट्स माई मिस्टेक। हाँ बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुरंत प्रभाव से इसको सही कर दिया गया है। 70वां बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही है, सही है, मैंने कर दिया, मैंने देख लिया, एनसीईआरटी मैंने चेक कर लिया। हाँ बिल्कुल सही है, इट्स माई मिस्टेक एक्सेप्टेड, मिस्टेक एक्सेप्टेड। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब क्लियर। हाँ कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया, कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, मैंने सही कर दिया, मिस्टेक एक्सेप्टेड। अब यार ये क्या है ना, ये देखो 7वां है, 70वां है, थोड़ा सा मेमोरी पार्ट है, तो मेरे को भी क्या दिमाग में याद रहता नहीं रहता है, तो मैंने भी इसीलिए 7वें की जगह अब 70वां कर दिया, मैंने सही कर दिया ना, बिल्कुल बेफिक्र हो। चलो तत्वों की बात करते हैं। तत्व में कहां होता है, तो ये भैया ग्रेफाइट में होता है, डायमंड में होता है, फुलरिन में होता है, कोल, कोल समझते हो ना, कार्बन कोक होता है ना जो, उसके अंदर पाया जाता है। 17th है या एक मिनट 17th है ना यार, 70 बोल, एक बच्चा 70 बोल रहा है, 70 तो नहीं देखा मैंने यार, 17th देखा है मैंने, काहे कंफ्यूज हो रहे हो भैया, 17th लिखा है बेटा मेरे पास, तो 17th का मतलब तो 17 ही होता है, 70 थोड़ी ना है, 70 थोड़ी ना है भैया, यहां तो 17th दिख रहा है मुझे, 17th का मतलब 70वां होता है। ठीक है, कोल। अच्छा संयुक्त रूप में कैसे होता है, तो संयुक्त रूप में कार्बोनेट के रूप में होता है, बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, CO2 के रूप में होता है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है, 0.03% है, नोट कर लो। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पे। ठीक है, अच्छा नंबर 4 पॉइंट, इसके समस्थानिक कितने होते हैं, हाँ इसके समस्थानिक कितने होते हैं, इसके समस्थानिक होते हैं भैया कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। और कार्बन 14 जो होता है बेटा ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव। इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग का मतलब समझते हो, कार्बन डेटिंग का मतलब समझते हो, कार्बन डेटिंग का मतलब है जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्म तथा पेड़ों की आयु ज्ञात करना। कार्बन डेटिंग एक विधि है जिसके द्वारा हम जीवाश्म तथा पेड़ों की आयु का निर्धारण करते हैं। मतलब कि कोई अगर जीवाश्म कितना पुराना है, कोई पेड़ अगर जीवाश्म के रूप में है तो वो कितना पुराना है, वो कार्बन डेटिंग विधि से होता है। और कार्बन डेटिंग विधि के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज में आता है, कार्बन 14, रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ जब इससे रेडिएशंस निकलती हैं तो उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करके हम हाफ लाइफ निकालते हैं, अर्ध आयु निकालते हैं, और अर्ध आयु के आधार पर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट हैं उनके द्वारा होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती, पढ़ी नहीं है? इस पे आपने सवाल भी किए होंगे, A0/AT। तो अगर मान लो किसी पौधे की शुरुआत वाली मात्रा की तुलना में बाद में T समय पर मात्रा कुछ रह जाती है, तो उन दोनों वैल्यू को यहां पे रखते हैं, जो भी दर नियतांक है उसको पुट करके हम आयु का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, आयु का निर्धारण करते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी में आपने पढ़ा होगा। तो कार्बन 14 के आधार पर, कार्बन 14 रेडियो सक्रिय धातु जो है, रेडियो सक्रिय एलिमेंट जो कार्बन 14 है, उसके आधार पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी पेड़ की या किसी भी जीवाश्म की वो कितने सालों पुराना है, उसकी आयु क्या है, उसके बारे में हम ये रासायनिक बल गति के सूत्र से हम जानकारी हासिल कर सकते, उसकी आयु बता सकते। मतलब आप देखो साइंस कहां कहां जुड़ी हुई है, आप देखो साइंस कहां कहां जुड़ी हुई है। एक चीज हम पढ़ रहे हैं कहां पर, इनऑर्गेनिक में, और उस इनऑर्गेनिक वाली चीज का हम
इस्तेमाल या एप्लीकेशन किस में देख रहे हैं? रासायनिक बल गतिकी में। मतलब कि आप ये देखो कि पार्ट है इनऑर्गेनिक का और उसको हमने अप्लाई कर दिया फिजिकल के अंदर, तो आप देख सकते हो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सारी चीजें क्या हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखना, इसी को हम इस मेथड में यूज करते हैं। यहां पे हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके हम जो भी आयु है उसका निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका कार्बन के बारे में जानकारी। अब आते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो देखो, सिलिकॉन जो होता है वो सिलिका और सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, सिलिका और सिलिकेट के रूप में पाया जाता है, नोट करो। और साथ ही साथ सिलिकॉन को हम सिरेमिक में, सिरेमिक इंडस्ट्री समझते हो ना, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं ना, ग्लास में, सिरेमिक में, ग्लास में, इनके निर्माण में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिलिकॉन का। बात करें जर्मेनियम की, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही ट्रांजिस्टर और अर्धचालक बनाने में इस्तेमाल हो। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों अर्धचालक तथा ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में उपयोगी। आपने देखा होगा जितने भी एनपी जंक्शन होते हैं, पीएनपी जंक्शन होते हैं, ठीक है, पीएनपी जंक्शन है, एनपी जंक्शन है, अर्धचालक है, पी अर्धचालक, एन अर्धचालक, जितने भी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, वो सारे किससे? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करें वो भी सिलिकॉन जर्मेनियम से। ठीक है, चलिए फिर टीन की बात करें। टीन जो मिलता है वो हमको कैसीटेराइट से मिलता है। कैसीटेराइट में, किसमें होता है? कैसीटेराइट में। और लेड जो होता है ये गैलेना में होता है बेटा। किसमें होता है? गैलेना में। ठीक है, तो ये यहां पर एक आपको मैंने जानकारी दी है ग्रुप 14 के कौन से तत्व कहां पाए जाते हैं। चलिए ये हो जाए तो हम इससे आगे की बात करेंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। किसमें आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखो पहले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ठीक है, चलिए तो इस वर्ग का बाहरी कोश का विन्यास क्या है? NH2 NP2। इस वर्ग का बाहरी कोश का सामान्य विन्यास क्या है? NH2 NP2। तो अगर कार्बन की बात करें तो ये दूसरे आवर्त में है, ये आवर्त में दूसरे। सिलिकॉन की बात करें तो ये तीसरे में है। जर्मेनियम की बात करें चौथे आवर्त में है। टीन की बात करें पांचवें आवर्त में है। और लेड की बात करें तो छठे आवर्त में है। इसका मतलब सामान्य विन्यास क्या हो जाएंगे? तो N की वैल्यू कितनी? 2। तो 2 को यहां रखो, 2s2 2p2। इससे पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम। सिलिकॉन की बात करें तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो 3s2 3p2। यहां पे आने वाली पहले इनर्ट गैस कौन सी है? आर्गन, सॉरी नियोन। तो नियोन आ जाएगी, नियोन। चलिए बात करें जर्मेनियम की, तो यहां पे N की वैल्यू कितनी? 4। तो 4 आएगी, तो यहां पे आ जाएगा 4s2 4p2। और यहां पे आने वाली पहले इनर्ट गैस कौन सी है? आर्गन। कौन सी है? आर्गन। क्योंकि फोर्थ पीरियड के अंदर 3d के 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो 3d 10 हो जाएगा।
चलिए टीन की बात करें तो आर्गन के नीचे कौन आता है, क्रिप्टोन, इनर्ट गैस आएगी क्रिप्टोन। क्रिप्टोन के बाद यहां क्या आएगा, क्योंकि n का वैल्यू 5 है तो 5s2 5p2 और 3d10 के बाद यहां पे क्या आएगा 4d10 और यहां पे आ जाएगा जीनोन। क्रिप्टोन के नीचे आता है जीनोन, 4d10 के बाद यहां आएगा 5d10, यहां आ जाएगा 6s2 और 6p2। इस तरह से यहां पे हम विन्यास लिख सकते हैं। नोट करो फटाफट जल्दी से, ये विन्यास हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं, जिसको आप बोलते हो परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या, जो भी आप बोलना चाहें, आर की बात करते हैं, त्रिज्या की बात। ठीक है, अब यहां पे एक आपके लिए सुकून की बात पता है क्या है, यहां पे आपके लिए सुकून की बात यह है कि यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब कि यहां पे आपके लिए थोड़ा सुकून है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अच्छी बात क्या है कि यहां पे परमाणु त्रिज्या नीचे जाने पर बढ़ती है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा यहां सुकून है कि यहां पर आपके लिए किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। यहां पे क्रम वही आएगा जो होना चाहिए। और क्या होता है क्रम, नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समझ में आ गया, क्लियर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज होती है। तो यहां सुकून है बेटा, सुकून इसलिए क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। परमाणु त्रिज्या लिख लो। फिर परमाणु त्रिज्या के बाद अगला पढ़ेंगे हम आयनन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे, आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आयनन ऊर्जा। लिखिए आयनन ऊर्जा लिखिए। फोर F14 नहीं लिखा, हाँ 4F14 लिखना है, यहाँ पे 4F14 लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ठीक है, 4F14 भी लिख दिया मैंने। ठीक है, लिखो 4F14 मैंने लिख दिया, ये लीजिए। और कुछ, हाँ 4F14 मैंने लिख दिया। ठीक है, 4F14 लिख दिया, क्लियर, आगे बढ़े। चलो 4F14 मैंने कर दिया। ठीक है, अब बात करेंगे आयनन ऊर्जा की। ठीक है, चलो आयनन ऊर्जा की। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। बताओ यहां पर नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, यहां पर नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटनी चाहिए, घटती भी है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसका मतलब यहां पर एक्सेप्शनल केस है, ये यहां पर अपवाद है भैया, यहां पर अपवाद है। और इस अपवाद का कारण आप पहले से जानते हैं। क्यों, क्योंकि अभी एक बच्चे ने बताया कि सर लेड में तो 4F के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14, मतलब कि F का कमजोर परिरक्षण प्रभाव लगता है। क्या लगता है, F का कमजोर परिरक्षण प्रभाव लगता है। और अगर परिरक्षण प्रभाव कमजोर होगा तो Z माइनस सिग्मा में परिरक्षण प्रभाव कमजोर होगा तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आयनन ऊर्जा Z इफेक्टिव के क्या है, समानुपाती। मतलब कि Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब आयनन ऊर्जा यहां पे घटने की जगह बढ़ जाती है। समझ में आ गया, यहां तक की बात क्लियर है। तो ध्यान रखना, टीन से लेड की तरफ जाएंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी नहीं, बढ़ेगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बालक ने भी बताया ना
जैसे कि मैं लिखना भूल गया था कि 4f14 14 के f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कि f के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण अगर परिरक्षण दुर्बल होगा तो z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझ में आया? ये इसको नोट कर लो, ये हो गया आयनन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा हो गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करें। चलो अब मुझे बताओ वर्ग 13 और वर्ग 14, इन दोनों में से किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है? बताओ, इन दोनों में से आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? इन दोनों में से किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी? 14 की। बहुत बढ़िया, इन दोनों में से 14 की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हमें पता है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं उल्टा लिख रहा हूं मैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से, बायां मतलब कि ये बायां हाथ, बाएं से दाएं जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसीलिए आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, चलो अब एक बच्चा बोल रहा है सर ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है बढ़ती है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एक चीज सोचिए, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर से नीचे आने पर, इधर देखो, ऊपर से नीचे आने पर आवर्त की संख्या बढ़ेगी, n का मान बढ़ेगा, और n का मान जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? बाहरी कोश को या अंतिम कोश को। मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर अंतिम कोश बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो दूसरे आवर्त में तो 2 कक्ष होंगे, और छठे आवर्त में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 6 हो जाएंगे ना। नीचे आओगे तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी, तो ऊपर की तरफ तो 2 ही है तो त्रिज्या कम होगी, और नीचे की तरफ 5 है या 6 है तो त्रिज्या ज्यादा होगी। मतलब कि यहाँ पे नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा क्योंकि दूरी कम है, यहाँ पे नाभिक का आकर्षण कम होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है। अगर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण आकर्षण कमजोर हो जाएगा, और आकर्षण अगर कमजोर हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा घट जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आओगे संयोजी कोश की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे संयोजी कोश नाभिक से दूर जाएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होता जाए। भाई एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता गया तो इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण जो होगा वो कमजोर हो जाएगा, और अगर आकर्षण कमजोर हो जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी क्या चाहिए? कम चाहिए, क्योंकि उस पर आकर्षण कम हो गया। तो यही होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो नाभिक का जो आकर्षण होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर वो दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है, और अगर दूरी बढ़ने के साथ कम होगा तो आयनन ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर। अब आयनन ऊर्जा के बाद अगला लिखो विद्युत ऋणता। लिखो विद्युत ऋणता। अगला पॉइंट विद्युत ऋणता। ठीक है, लिख लो।
ग्रुप 14 जो होता है बेटा उसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा। अगर आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी ग्रुप 14 की तो क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने पर आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। समझ में आया? समझ में आया? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब कि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी मेरे प्रभु। समझ में आया? चल अब आते हैं विद्युत ऋणता पर। ठीक है, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। चलो यहां पे क्या होता है? विद्युत ऋणता कार्बन से, अब ये अपवाद है यहां पर भी, कार्बन से सिलिकॉन में तो कम होती, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम की बराबर, जर्मेनियम से टीन की बराबर और टीन से लेड की ज्यादा। तो ध्यान रखना यहां पर अपवाद है। अपवाद किसमें है? इनमें, मतलब कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन इनकी तो होती है बराबर इन, लेकिन टीन की तुलना में लेड की क्या होती है? ज्यादा। तो ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको किसी तरह की कोई पंचायत नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी या किसी भी मॉड्यूल में यहां पर भी किसी तरह का कोई रीजन नहीं लिखा हुआ है। बस ये लिखा हुआ है कि प्रायोगिक आंकड़ा जो है, प्रायोगिक आंकड़ा जो है ये बताता है कि कार्बन से सिलिकॉन की कम होगी लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन की बराबर और टीन की तुलना में लेड की ज्यादा। ध्यान रखना ये। हाँ, विद्युत ऋणता मैंने बता दी, टीन की तुलना में लेड की ज्यादा होती है और इन तीनों की बराबर होती है, लेड की ज्यादा होती है। क्यों? प्रायोगिक आंकड़े से बताते हैं हम, प्रायोगिक डेटा से बताते हैं। किससे बताते हैं? प्रायोगिक डेटा से। याद रखना ये याद रखना बेटा, इसमें किसी तरह की कोई कमेंटबाजी इसमें नहीं करनी, मतलब हमको इसमें कारण कुछ भी जबरदस्ती ठोकना नहीं है कि हाँ भैया इस कारण से ऐसा होता होगा। नहीं, कारण हमको कुछ भी नहीं लिखना इसमें। ठीक है, क्योंकि किसी भी बुक में कोई कारण मेंशन नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती अपनी तरफ से कोई भी कारण बनाना नहीं है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि चलो ऐसा होता होगा मैं अपनी तरफ से रीजन बना लेता हूं। नहीं, रीजन नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि किसी भी एक गुणधर्म को प्रभावित करने वाले एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि जेड इफेक्टिव होगा, या हम सोचते हैं कि भैया परिरक्षण प्रभाव होगा, लेकिन हो सकता है परिरक्षण प्रभाव या जेड इफेक्टिव के अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हो। तो इन चीजों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं। ऐसे सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ये प्रायोगिक आंकड़ों से आता है, प्रयोगों के द्वारा किए गए आंकड़ों से आता है, शोध से आता है, रिसर्च से आता है, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, अब लिखो भौतिक अवस्था। लिखो भौतिक अवस्था। सर पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? अपवाद ब्लॉक कहना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैं आपको ये वाली बात बता चुका हूं, मैं आपको ये वाली बात कल की क्लास में बता चुका हूं कि पी ब्लॉक के अंदर आप ये बात देखेंगे कि गुण धर्मों में जो परिवर्तन होता है ऊपर से नीचे जाने पर वो एक जैसा नहीं होता। मतलब कि आप देखोगे कि बहुत सारे गुण धर्मों में कहीं पर तो पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर अचानक से कम हो गया, कहीं पर एक जैसा आ गया, कहीं पर लगातार कम हो रहा है। तो यहां पर जो गुणधर्मों में परिवर्तन होता है वो एक जैसा नहीं होता। उसका कारण मैं आपको कल बता चुका हूं, क्योंकि इसका कारण है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका कारण क्या है? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हैं कि किसी में तो 3D आ रहा है, किसी में 4D आ रहा है, और कहीं पे अचानक से 4F आ गया, और कहीं पे और नीचे जाओगे तो अचानक से 5F आ जाएगा। मतलब कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में असमानता कुछ इस तरह की है कि जो गुणधर्म आप क्रमिक रूप से घटते हुए या बढ़ते हुए आप जो महसूस कर रहे थे वो वास्तविकता में ऐसे नहीं होते। तो हमारे सोचने के हिसाब से नहीं चलते, ये सब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ चीजों को संतुष्ट करने के लिए चलते हैं। समझ में आया? क्लियर?
हाँ, विद्युत बंधुता का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी बता दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। चलो, भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म लिखो फिर से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। यहां पे जर्मेनियम जो होता है वो बेटा क्या है, उपधातु। सिलिकॉन में भी उपधातु वाले लक्षण हैं, लेकिन उपधातु की तुलना में अधातु वाले लक्षण ज्यादा है। तो आप चाहो तो आप इसको उपधातु बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन उपधातु और अधातु में अगर आपको बताना हो कौन से लक्षण ज्यादा है, तो इसमें अधातु वाले लक्षण ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन पर निर्भर करेगा। अगर ऑप्शन में आपको केवल उपधातु के हिसाब से चीजें दी जाए तो आप उपधातु लिखना, लेकिन वास्तविकता में इसमें उपधातु के कंपेयर में अधातु वाले लक्षण क्या है, ज्यादा है। कार्बन पूरी तरह से क्या है, अधातु है, और टीन और लेड क्या है, धातु है। ये नोट कर लो। फिर रिपीट कर रहा हूं, सिलिकॉन जो है उसमें प्रभावी गुणधर्म अधातु वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये धातुओं के भी गुणधर्म प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उपधातु। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि धातु और अधातु में से ज्यादा प्रभावी कौन सा है, तो ध्यान रखना अधातु जो है वो ज्यादा प्रभावी है, इसीलिए इसको आप अधातु की कैटेगरी में भी रख सकते हो। कई बार आपने देखा होगा अधातु की कैटेगरी में भी इसको रखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो मैं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए बता देता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी कुछ बता दो। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि तीसरे आवर्त की, अब पूछा ये तो मैं बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो सेकंड आवर्त की तुलना में थर्ड आवर्त की क्या होती है, ज्यादा होती है। पढ़ा है ना आपने ये। इसका मतलब कार्बन की तुलना में सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको सर ने बताया होगा यहां पर 3D वाला कक्षक भी होता है, मतलब कि आकार में बढ़ोतरी होती है, और अगर आकार में बढ़ोतरी होगी तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षण महसूस करेगा, और कम प्रतिकर्षण महसूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो। बात करेंगे क्वथनांक और गलनांक की। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक की बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। अभी बात करेंगे यार, उसकी भी बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। क्वथनांक और गलनांक की बात करेंगे। तो लिखो यहाँ पे वर्ग 13 और वर्ग 14। चलिए बताइए आपको क्या लगता है वर्ग 13 और वर्ग 14 में किसके क्वथनांक और गलनांक? अरे भाई हाँ भैया, टेस्ट के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, टेस्ट के बारे में भी बता देंगे। बताओ अभी तो भैया 45, अभी तो 15-20 मिनट बचे हुए हैं। वर्ग 13 वर्ग 14 में किसके क्वथनांक गलनांक ज्यादा होंगे? वर्ग 14 के ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि आपको पता है कि वर्ग 14 कार्बन की फैमिली है, वर्ग 13 बोरोन की फैमिली है, और कार्बन में श्रृंखलन का गुणधर्म होता है। इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति बहुत उच्च होती है, श्रृंखलन का गुणधर्म होता है। पता है नहीं बात आपको? तो कार्बन में श्रृंखलन का गुणधर्म है, और इनकी बंध ऊर्जा, श्रृंखलन के कारण इनकी बंध ऊर्जा क्या होती है? बहुत उच्च, बंध ऊर्जा उच्च होती है। क्योंकि इनकी बंध ऊर्जा अत्यंत उच्च होती है, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ज्यादा। भाई गलनांक का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, और क्वथनांक का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना। अब आप जरा सोचिए, यदि इनकी बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी तो क्या इजीली बंध को तोड़ करके दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना संभव हो पाएगा? क्योंकि इनकी बंध ऊर्जा ज्यादा है, इसीलिए आसानी से ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत हाई होते हैं क्योंकि इनमें बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। कैसे पता चला? श्रृंखलन का गुणधर्म। इसका मतलब बंध को तोड़ने के लिए, अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाकर के ये ठोस से द्रव में बदल पाएगा। अरे भैया टेस्ट के बारे में बता देंगे यार, रुक जाओ भैया रुक जाओ यार। एक बात बताओ, आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा वेट कर लो यार, पढ़ लेते हैं, थोड़ा फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। चलिए अब बात करेंगे गलनांक की। अब लिखो गलनांक। आपको एक बात बताऊं मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। इधर देखो, आपको पता है डायमंड जो होता है ना, डायमंड, इसका जो गलनांक होता है ना वो हजारों में होता है। पता है 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा गलनांक होता है इसके अंदर, डायमंड के अंदर। पता है आपको ये बात? किसी को अगर पता हो तो, डायमंड का गलनांक इतना ज्यादा होता है। सन का टेम्परेचर कितना है? सन पे टेम्परेचर कितना है पता है? सन का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो इसके आसपास, इसके नजदीक का तापमान जो है वो इसका गलनांक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है। डायमंड को अगर पिघलाना है, उसको मेल्ट करना है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि इसमें मजबूत या प्रबल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। परमाणुओं के बीच में, कार्बन के बीच में प्रबल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, तो इसमें सबसे ज्यादा उच्च गलनांक किसके होंगे? बताओ जल्दी से, लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, सबसे ज्यादा उच्च गलनांक किसमें होंगे? सोचो। इसमें सबसे ज्यादा गलनांक होते हैं कार्बन के, फिर उससे कम सिलिकॉन के, उससे कम जर्मेनियम के, उससे कम नहीं। अब यहां ध्यान रखना है, लास्ट में एक्सेप्शन है, यहां पर एक्सेप्शन है। बिना अपवाद के तो केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती, बस ये ध्यान रखना है। कार्बन का हाई होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कार्बन की बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा है, श्रृंखलन का गुणधर्म है, श्रृंखलन के कारण बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। इसमें प्रबल सहसंयोजी बंध होंगे, मतलब कि हजारों में, 1000 डिग्री सेल्सियस, 4000, 3000 के आसपास इसका गलनांक होता है। समझ में आया? नोट कर लो इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्मों पे। लिखो रासायनिक गुण लिखो। रासायनिक गुण में भी सबसे पहला लिखो ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, आज का लास्ट है, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था, इसके बाद नहीं पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी। और इसके बाद नहीं बढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था, चलो बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है। चलो मैं आपको बता चुका हूं ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश का विन्यास है NH2 NP2, मतलब कि ये लोग +4 भी दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं और -2 भी दिखाते हैं। बताया था मैंने आपको, -4, -2 नहीं, -4 भी दिखाते, बताया था ना मैंने आपको कि भैया इनके पास बाहरी कोश में S में जितने इलेक्ट्रॉन है, P में जितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को योग कर दो। आपको ये बात मैंने बता रखी है, NS के इलेक्ट्रॉन और NP के इलेक्ट्रॉन को, दोनों को योग कर दो। जब दोनों को योग करोगे तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। इसके अलावा 2+2 भी दिखाते हैं, और अगर मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो -4 भी दिखाएंगे। तो अब यहां पर भी हम बात करेंगे
क्योंकि वर्ग में जैसे जैसे नीचे आओगे तो लेड के अंदर F के 14 इलेक्ट्रॉन हैं और F के 14 इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर हम बात करेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव की। किसकी बात करेंगे? अक्रिय युग्म प्रभाव की। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ग में नीचे आने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। आपको मैं बता चुका हूं अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे आओगे तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, +2 कौन सी है? निम्न, और +4 कौन सी है? उच्च। समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था नीचे आने पर ज्यादा स्थायी और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था नीचे आने पर कम स्थायी। इसका मतलब यह हुआ कि +2 का स्थायित्व अगर ये बताना है, इसका मतलब +2 का स्थायित्व ये बताना, तो सिलिकॉन इससे ज्यादा, जर्मेनियम इससे ज्यादा, टीन और इससे ज्यादा लेड। +2 का स्थायित्व ये हो जाएगा। और +4 के स्थायित्व की बात करें तो +4 का स्थायित्व क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, फिर जर्मेनियम का, फिर टीन का, फिर लेड का। समझ में आ गया? ये +2 और +4 के स्थायित्व हो जाएंगे। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि लेड +4 की तुलना में लेड +2 ज्यादा स्थायी है? बोल सकता हूं। और अगर लेड +4 की जगह लेड +2 ज्यादा स्थायी है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अच्छा ऑक्सीकारक है? क्या मैं बोल सकता हूं अच्छा ऑक्सीकारक है? क्योंकि ऑक्सीकारक वो होते हैं जिनका स्वयं का क्या होता है? अपचयन होता है। इसका मतलब जैसे ही विलयन में आपको कहीं Pb+4 दिखेगा तो ये क्या होता है? कम स्थायी। क्या होता है? कम स्थायी। ये तुरंत क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब अपचयन करेगा, और अपचयन करके किस में बदल जाएगा? Pb+2 में, ज्यादा स्थायी। ये समझ में आ रहा है? यह समझ में आ रहा है? क्योंकि Pb+4 कम स्थायी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तुरंत किस में बदल जाएगा? Pb+2 में, ज्यादा स्थायी। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर ये अपचयन करेगा तो जिसका अपचयन होता है, जिसका भी अपचयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि कम स्थायी है, जली विलयन में तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन करेगा और Pb+2 में बदल जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलिए, और भी बहुत कुछ पढ़ाना था मुझे आज मैं बहुत कुछ लेके आया था मैं, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है। आप लोगों के लिए मैं भी मेहनत करता हूं, ऐसी बात नहीं है। नोट्स बनाता हूं डेली, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भी। ऐसा नहीं है उठ करके आ गए चलो आज पढ़ाना है। नोट्स बनाए आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ पढ़ाना था बेटा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, अब टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताना है, ठीक है। चलिए, टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं। देखो, सबसे पहला आपका टेस्ट अभी 4 को है ना, 4 फेब को, ठीक है, 4 फेब को है ना। तो 4 फेब को जो टेस्ट है उसका मैं बताता हूं आपको। 4 फरवरी को जो आपका टेस्ट है उसमें जो जो चैप्टर आपके होंगे उसमें एक तो होगा मोल कॉन्सेप्ट। ये पढ़ा दिया है ना आपको, पढ़ा दिया है ना मोल कॉन्सेप्ट, पढ़ा दिया है ना मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा देखो मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि अंट शंट कभी भी मैंने कुछ भी चैप्टर डाल दिया। मेरा फंडा क्लियर है। टेस्ट के अंदर एक फिजिकल होगा, कोशिश करूंगा एक फिजिकल होगा, एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा। हम कोशिश करेंगे टेस्ट के अंदर एक फिजिकल होगा, एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा। तो मोल आ जाएगा फिजिकल का, पीरियोडिक टेबल आ जाएगा
इनऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक का आ जाएगा बायोमोलिक्यूल। अभी सबसे पहले आपको बायोमोलिक्यूल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कौन सी डेट है बताओ? उसके बाद डेट आती है आपकी 11 फेब, राइट? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो 11 फरवरी को आएगा ना टेस्ट, यही आएगा ना। चलो, अब इस दिन क्या क्या होगा तो ये भी बताता हूं। 11 फरवरी को जो आपका टेस्ट है उसमें आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। दूसरा आ जाएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, और तीसरा यहां पे आ जाएगा जीओसी। क्या आ जाएगा? जीओसी। एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, ठीक है। फिर 11 के बाद 18, राइट? 18 ही है ना। 18 फेब, 18 फेब को आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। एक आ जाएगा सॉल्यूशन, एक आ जाएगा आपका पी ब्लॉक। लेकिन पी ब्लॉक पूरा नहीं, पी ब्लॉक बहुत बड़ा है। पी ब्लॉक क्या? बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, 13 से वर्ग 13 से लेकर के 18। तो ये आ जाएगा 13 और 14, इसमें दो ही, 11वीं वाला है, ये 11th वाला है। ये पी ब्लॉक कौन सा है? 11th वाला। तो पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, एक 11th वाला और दूसरा 12th वाला। पी ब्लॉक आ जाएगा, और पी ब्लॉक के बाद इसके साथ ऑर्गेनिक का एक चैप्टर आएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है। फिर आता है 18 फेब के बाद में आएगा, मेरे ख्याल से 25 है ना, डेट एक बार देख लेना, संडे, संडे होना चाहिए बस, संडे 25 फेब है मेरे ख्याल से। उसके बाद 25 फेब को आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और पी ब्लॉक का जो बचा हुआ पार्ट है 12th वाला, 12th वाला वो हो जाएगा 15 से 18। और यहां पे आ जाएगा आपका अल्कोहल फिनोल ईथर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? 3-3 चैप्टर, ताकि बहुत ज्यादा, देखो मैं नहीं चाहता हूं, देखो मैं आपको एक सही बात बता दूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर किसी टेस्ट में 5 चैप्टर डाल दिए, किसी में सब में यूनिफॉर्म 3-3-3 3-3-3 3-3-3। और जो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, जो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है उसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, ताकि वहां पे भी आपको ये ना लगे कि यार 18 तारीख वाला सिलेबस तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा, तो मैंने उसके भी 2 पार्ट, तो जो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा था मैंने उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए, ठीक है। चलिए, ये 25 हो गया। 25 के बाद आता है 3 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च को इसमें है काइनेटिक्स। 3 मार्च को आएगा रासायनिक बल गति की काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स के साथ में मैंने लिया डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। इसको हम साथ में ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक ही मेन है, एफ ब्लॉक में बहुत कम है, 2-4 पेज हैं एक ब्लॉक में, ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम साथ में ले सकते हैं। और यहां पे आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हो सकता है ये थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे किसी ना किसी चैप्टर को तो थोड़ा कम ज्यादा करना ही था। 100% सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। अगर आप सोचोगे कि 100% हर दिन हमको सिलेबस बराबर बराबर मिले, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होगा ही होगा, है ना बेटा। 3rd के बाद क्या आता है? 10th मार्च। 10th मार्च में आपका आ जाएगा रेडॉक्स। ये छोटा चैप्टर है, रेडॉक्स छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, तो इसीलिए मैं इसके साथ में आपको देने वाला हूं। रेडॉक्स पढ़ा नहीं है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये छोटा चैप्टर है, इसीलिए इसके साथ में मैं फिजिकल का एक बड़ा चैप्टर ले रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और अमाइंस। ऑर्गेनिक का एक छोटा चैप्टर, देखो
ऑर्गेनिक का यहाँ पे छोटा चैप्टर है, ऑर्गेनिक छोटा है, रेडॉक्स भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, केमिकल इक्विलिब्रियम बड़ा है, और कोड, मतलब कि ये दोनों बड़े चैप्टर और ये दोनों छोटे चैप्टर, दो इस तरह से चैप्टर मैंने डाल दिए, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगा 10 मार्च, 10 के बाद 17 है ना, 17 मार्च, 17 मार्च को लास्ट आ जाएगा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, तब तक आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और हाइड्रोकार्बन, ये 3 चैप्टर। अब आप देख लो यहां पे तीनों, ये 3 चैप्टर आ गए, चौथा चैप्टर मैंने कुछ डाला नहीं। फिर आता है आपका 24 मार्च, 24, बस 24 मार्च को तो ये तो हो गया पूरा सिविल। 24 को अब आपका आएगा सेमी मेजर। सेमी मेजर टेस्ट में आपका पहले हम ले लेते हैं 12th, कंप्लीट 12th, यहां पे आ जाएगी कंप्लीट 12th, और 31st को आ जाएगा आपका सेमी मेजर 2। ये सेमी मेजर 1 है, ये सेमी मेजर 2, सेमी मेजर 2 में आ जाएगा कंप्लीट 11th, ठीक है, समझ में आया। तो सेमी मेजर 1 जो होगा वो कंप्लीट 12th आ जाएगा, 2 में कंप्लीट 11th, ठीक है। और लास्ट में आपका इसमें आता है 31st के बाद जो भी डेट आएगी, मेरे ख्याल से 7th अप्रैल, 7th अप्रैल में आपका आ जाएगा फुल टेस्ट 1, कंप्लीट टेस्ट। 7th के बाद 14th अप्रैल फुल टेस्ट 2, इसी तरह से 14 के बाद 21 और 28, ठीक है, 28 अप्रैल 21 अप्रैल फुल टेस्ट 3 और फुल टेस्ट 4, ठीक है। ये आपका आगे का पूरा प्लान है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने यहां पे ऐड किया है, कुछ बच्चों को लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां है, बताया तो ये रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये रहा, ठीक है। अब आप देख लो बहुत ज्यादा नहीं है, पहले में 3 चैप्टर, दूसरे में 3 चैप्टर, तीसरे में 3 चैप्टर, चौथे में 3 चैप्टर, सब में 3 चैप्टर, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, ठीक है। आगे भी आप देख सकते हैं, एक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और यहां पे अब इनऑर्गेनिक कुछ बचा नहीं है, तो 2 फिजिकल आ जाएंगे और एक ऑर्गेनिक आ जाएगा। बाकी यहां पे सेमी मेजर और ये फुल टेस्ट सिलेबस, ठीक है, क्लियर। चलो थोड़ा सा होमवर्क पे आते हैं, क्लियर। अब बातें अगर हो गई हूं तो होमवर्क पे आ जाए, होमवर्क देख लेते हैं। चलो क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको, जिसमें आपको डाउट है वो बता दो मुझे, और आज का होमवर्क भी मैं आपको बता दूंगा। होमवर्क क्या दिया था बता दो, 26 के बाद था, बताओ होमवर्क में क्या डाउट है। 26 तक तो कर लिया, यहां तक हो चुका था, यहां तक हमने कर लिया था, बताओ। अगली क्लास कब इनकी 8 बजे ना, ठीक है, ठीक है। अभी है हमारे पास 10 मिनट है, 27 और 34। 27 डीनेचुरेशन के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, डीनेचुरेशन किस प्रोटीन का होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। 2 डिग्री जो होगा उसको हाई टेम्परेचर पे आप कुंडलन से क्या कर सकते हो, अकुंडलन कर सकते हो। कुंडलित संरचना को अकुंडलित करना है तो 2 डिग्री से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 3 डिग्री के अंदर भी क्या था, ग्लोबुलर थी, कुंडलित थी, उसको भी अकुंडलित, मतलब कि 2 डिग्री 3 डिग्री जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अकुंडलित करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लो आपको कहीं दूसरी जगह भी डीनेचुरेशन करना है, जहां पर भी डीनेचुरेशन होगा वहां पे जो भी कुंडलन वाली संरचनाएं होंगी वो क्या होंगी, खुल जाएंगी, क्या होंगी, खुल जाएंगी। चलो, तो प्रोटीन में डीनेचुरेशन के फलत्व द्वितीय और तृतीय संरचनाएं
क्षति हो जाती है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। डीनेचुरेशन में डीएनए के द्विसूत्र, ये भी बिल्कुल सत्य। मैंने क्या बोला, जो भी कोइलिंग होगी, कुंडलन होगा, वो खुल जाएगा, मतलब कि डीएनए के अंदर 2 सूत्र हैं, उनकी कोइलिंग खुलेगी तो एक सूत्र में बदल जाएगा, ये भी सत्य है। डीनेचुरेशन में प्राइमरी नहीं, ये गलत है। 1 डिग्री संरचना कभी भी डीनेचुरेशन में चेंज नहीं होती, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब कि आंसर 1 और 2। बस देख लो ऑप्शन 1 और 2। मान लो अगर किसी को ये वाला आंसर नहीं भी आता है, मान लो किसी को ये वाला आंसर नहीं भी आता है, तो ये तो पता है ना कि 1 सही है और 3rd गलत है, तो इसके आधार पर देख लो 1 सही और 3rd गलत, 1 सही और 3rd गलत, ये तो हो नहीं सकता, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो और क्या था, 34। अरे ये नहीं करना था यार, मैंने आपको ये करने के लिए मना बोला था, क्यों पूछ रहे हो, मना किया था ना, 34 नहीं करना है। पॉलीमर का क्वेश्चन है। मोनोसेक्राइड के निम्न में से कौन एक सुक्रोज बनाता है? सुक्रोज कौन बनाता है? सुक्रोज बनाता है अल्फा डी ग्लूको, और ग्लूकोज में कौन सी संरचना है? पायरेनोज। ग्लूकोज में होता है पायरेनोज और फ्रक्टोज में होता है फ्यूरेनोज। ग्लूकोज में होता है पायरेनोज और फ्रक्टोज में होता है फ्यूरेनोज। ग्लूकोज में होता है पायरेनोज, फ्रक्टोज में होता है फ्यूरेनोज। तो फ्यूरेनोज, पायरेनोज, ये आ जाएगा। 57 और 60, 57 और 60, 57 और 60, 57 और 60। अरे ये तो बता दिया है ना मैंने, अरे लाला मैंने बता दिया है ना, इरिथ्रोज बोलते हैं इसको, ये इरिथ्रोज है, बताया था। यदि दोनों OH समान दिशा में, इरिथ्रोज, यदि दोनों OH समान दिशा में है तो इरिथ्रोज। कल ही तो बताया ये मैंने, दोनों OH अगर समान दिशा में तो इरिथ्रोज। यदि उच्च किरेल कार्बन पर OH दाईं तरफ है तो इसको क्या बोलते हैं? डी, और उच्च किरेल कार्बन पर OH बाईं तरफ है तो इसको क्या बोलते हैं? एल। तो ये डी वाला आ जाएगा, ये एल वाला आ जाएगा, बता तो दिया ये। उच्च किरेल कार्बन पर OH दाईं तरफ, उच्च किरेल कार्बन पर OH बाईं तरफ, डी और एल। ये डी इरिथ्रियोज, ये एल इरिथ्रियोज, और ये क्या? ये थ्रियोज, ये थ्रियोज है। ये क्या? ये थ्रियोज है, थ्रियोज। चलो अब ये थ्रियोज कौन सा है? देखो उच्च किरेल कार्बन पर OH का है दाईं तरफ, डी वाला, ये डी वाला है, ये एल वाला है। अब देख लो डी इरिथ्रियोज, डी थ्रियोज, डी इरिथ्रियोज, डी थ्रियोज, ये रहा एल इरिथ्रियोज। ट्वेंटी एट क्या है? अरे भैया न्यूक्लियोटाइड जो होता है आप मुझे एक बात बताओ, फास्फोडाइएस्टर बंध तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ोगे, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बनता है फास्फोडाइएस्टर बंध, उसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में पहले कार्बन पर क्षार होती है और तीसरे कार्बन पर OH होता है, और यहां पर 5वें कार्बन पर क्या होता है? 5वें कार्बन पर फास्फेट होता है ना, फास्फेट। इसका मतलब अगर मैं जल अपघटन करूंगा तो फास्फोडाइएस्टर बंध टूटेगा, 5वें कार्बन पर फास्फेट मिलेगा, 5वें कार्बन पर फास्फेट मिलेगा, 5वें पर मिलेगा फास्फेट, तीसरे पर OH मिलेगा, तीसरे पर मिलेगा OH। और क्योंकि यहां पर सब में डीऑक्सीराइबोज है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज का तो कोई टेंशन नहीं है, तीसरे पर OH, 5वें पर फास्फेट। और अरे बेटा आइसोमरिज्म और IUPAC जो है वो हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है उसी के अंदर दिया जाएगा, अलग से IUPAC के क्वेश्चन अलग से टेस्ट में नहीं आएंगे। जैसे मान लो मैं एमीन का टेस्ट लूंगा
तो एमीन वाले चैप्टर के अंदर ही आईयूपीएसी पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लो मैं अल्कोहल दूंगा तो अल्कोहल के अंदर ही आईयूपीएसी आ जाएगा। तो आईयूपीएसी का कोई अलग से टेस्ट नहीं होगा, आईयूपीएसी कोई चैप्टर नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, आईयूपीएसी कोई चैप्टर नहीं है, पढ़ाया अलग से जाता है, लेकिन आईयूपीएसी कोई चैप्टर नहीं है। आईयूपीएसी के क्वेश्चन जो आएंगे वो अमाइंस जो टेस्ट में आएगा उसी के अंदर आएंगे, अल्कोहल के अंदर आएंगे, एल्डिहाइड जब आएगा उसी में आएंगे। समझ में आया? अरे बता तो दिया, पायरेनोज ग्लूकोज में होता है। और यार तुम नोट्स पढ़ो, नोट्स आप लोग नोट्स पढ़िए बायोमोलिक्यूल के, आपको समझ में आ जाएगा पायरेनोज कब बोलते हैं, फ्यूरेनोज कब बोलते हैं। आप क्लास ढंग से देखिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। पायरेनोज ग्लूकोज को बोलते हैं और फ्यूरेनोज फ्रक्टोज को बोलते हैं। ठीक है, 61 बता दीजिए। आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूं, फिर भी पता नहीं आप क्यों एक चीज को 50 बार पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, कौन सा ज्विटर आयन बना सकता है? अरे भैया ज्विटर आयन कौन बनाता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बनाता है ना ज्विटर आयन, या कोई और बनाता है? ये एमिनो एसिड जो है ग्लाइसिन। काहे परेशान हो रहे हो भैया? ग्लाइसिन वाला एमिनो एसिड ज्विटर आयन बनाता है। ये एमिनो एसिड नहीं है, ये एमिनो एसिड नहीं है, ये नहीं है, कहां से बनाएगा ज्विटर? सर रिवीजन क्लास कब से लोगे? अरे प्रभु सिलेबस तो हो जाए फिर रिवीजन भी ले लेंगे। 60 बता दो। 60 एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में विभिन्नता है। आप मुझे बताओ एमिलोज और एमिलोपेक्टिन के अंदर शाखित कौन होता है? एमिलोपेक्टिन जो होता है वो शाखित होता है, ये शाखित होता है। मतलब कि इसमें 1,4 वाला बंध भी आएगा, शाखित होता है ना, 1,4 वाला भी आएगा और इसमें 1,6 वाला भी आएगा। तो एमिलोपेक्टिन में होता है 1,4 और 1,6, एमिलोपेक्टिन में होता है 1,4 और 1,6। यहां भी 1,4 1,6 है, यहां भी 1,4 1,6 है। लेकिन ध्यान रखो अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज होगा तो अल्फा बंधन ही होगा, बीटा कभी भी नहीं हो सकता। भाई एमिलोज हो चाहे एमिलोपेक्टिन हो, अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, तो बीटा बंधन कैसे हो सकता है? दोनों में अल्फा अल्फा ही होगा। और बता दो। और बता दो, और बता दो फटाफट जल्दी से, फिर आपकी फिजिक्स की क्लास भी है। हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब कोई बच्चा ये भी बोल रहा था कि सर आपने केमिकल बॉन्डिंग ऐड नहीं किया है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग ऐड कर लिया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो। वही तो प्रॉब्लम है, आप लोग देखते कहाँ हैं? आप लोगों को तो बस देखना कहाँ है, बस आप लोगों को तो अपना फालतू का दिमाग चलाना है। ये लिखा है ना केमिकल बॉन्डिंग, आप लोगों को सुनना होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के इतना ही। अब इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? कोई इंसान ही आएगा पढ़ाने, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।